नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। दोस्तों इस समय एक्सरसाइज 4F क्लास 10th की चल रही है। यहाँ पर हम मेंशन करते हैं एक्सरसाइज 4F और क्लास है 10th और हम लोग मैथमेटिक्स को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस बुक को हमने ले रखा है इस बुक का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और ये जो चैप्टर चल रहा है इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। आज की इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4F के क्वेश्चन नंबर 16 से सवालों को कवर करना शुरू करेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बना पाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि 80 मीटर परिमाप और 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का पार्क बनाना है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर पार्क को आयताकार मानते हुए सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। आप लंबाई या चौड़ाई में से कोई एक मद मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पार्क की लंबाई, माना आयताकार पार्क की लंबाई लंबाई x, और जैसा कि जो मान दिए गए हैं उसमें मीटर लगा हुआ है तो हम भी मीटर लगाएंगे, x मीटर है। अब आगे चलेंगे, हमको पार्क की चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो रिलेशन है। हम चाहें तो पार्क के क्षेत्रफल से चौड़ाई को ज्ञात कर ले और चाहे तो पार्क के परिमाप से चौड़ाई को ज्ञात कर ले। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आयताकार पार्क का परिमाप और आयताकार पार्क का परिमाप कितना दिया गया है, ये हमको दिया गया है 80 मीटर। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 80 मीटर। अब हम आगे चलेंगे, आयताकार पार्क का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80। अब यहाँ पर हम हो जाएगा लंबाई कितनी दी गई है x प्लस चौड़ाई बराबर, ये 2 इधर गुणे में था उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 80/2। फाइनली यहाँ पर आ जाएगा चौड़ाई बराबर 40 माइनस x, ब्रैकेट बंद करके लगा देंगे मीटर। प्रश्न की एक शर्त का हम इस्तेमाल कर चुके हैं, दूसरी शर्त का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि प्रश्नानुसार आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, और ये हमको क्षेत्रफल दिया गया है कितना 400 वर्ग मीटर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 400 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400। लंबाई आपकी कितनी है, लंबाई आपने मानी हुई है x, चौड़ाई है आपकी 40 माइनस एक्स बराबर 400, और ये हो जाएगा आपका 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। नीचे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। अब 400 एकम 400, 400 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि जोड़ देने पे 40 आ जाए और गुणा कर देने पे 400 आ जाए। तो ऐसे दो टुकड़े बनेंगे 20 और 20। तो पहला पद नहीं बदलता, पहले पद के बाद का चिन्ह नहीं बदलता, अंतिम पद नहीं बदलता और अंतिम पद के पहले का चिन्ह नहीं बदलता, बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 20 माइनस का 20 कॉमन लेंगे, हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0। अब पूरे से कॉमन ले लेंगे x माइनस 20 और आपको बचेगा x माइनस 20 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगा देंगे, x माइनस 20 बराबर 0। यहाँ से आ गया आपका x बराबर 20 और दूसरा मान भी यही है तो उसे भी 0 के बराबर करेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0। तो हो जाएगा आपका x बराबर 20, अर्थात x के दोनों मान एक जैसे आ रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि इसलिए आयताकार पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, और x की वैल्यू कितनी दी गई है 20 मीटर। आयताकार पार्क की लंबाई हमने निकाल ली 20 मीटर। अब इसके बाद आयताकार पार्क की चौड़ाई, और भैया अभी ऊपर
आपने देखा यहाँ पर आयताकार पार्क की चौड़ाई है 40 माइनस एक्स मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 40 माइनस एक्स मीटर। 40 में एक्स को घटा देंगे तो 40 माइनस 20, और ये हो गया आपका 20 मीटर। आयताकार पार्क की चौड़ाई हो गई हमारी 20 मीटर। अब आप आंसर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे लंबाई और चौड़ाई से स्पष्ट है कि पार्क आयताकार ना होकर वर्गाकार होगा। यह आपका आंसर है। यहां पर आप आंसर मेंशन कर देंगे। तो आपने देखा कि क्वेश्चन की जो शर्तें दी गई हैं उस शर्तों को जो हम मानते हुए सवाल को हल करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, ऐसा पार्क बना पाना संभव है, लेकिन वो पार्क आयताकार नहीं होगा, वो पार्क हमारा वर्गाकार होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर कर रहे हैं कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 265 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 डालेंगे। दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 265 है। आप लिखेंगे माना दो क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याओं का मतलब है क्रम से आने वाली, तो यहां पर लिखेंगे माना दो क्रमागत संख्याएं क्रमशः एक्स कामा एक्स प्लस 1 है, यह आप मानेंगे। माना दो क्रमागत संख्याएं क्रमशः एक्स कामा एक्स प्लस 1 है। क्रम से आने वाली ही बात हुई है, इसमें सम और विषम जैसी बात नहीं हुई है, इसलिए पहली संख्या अगर x होगी तो दूसरी होगी x प्लस 1। अब नीचे हम लोगों ने लिखा प्रश्नानुसार में कहा जा रहा है कि इनके वर्गों का योग 265 है। तो यहाँ पर इनके वर्गों का योग 265 है। तो आइए यहाँ पर पहले का वर्ग करेंगे, तो पहले का वर्ग आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, दूसरे का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इनका योगफल करेंगे तो वह आएगा 265। अब देखिए a बराबर x मानिए, b बराबर 1, फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, बगल में आप फार्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इस आधार पर ये बनेगा जा करके हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 265। अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 265 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 264 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप दो कॉमन ले लेंगे, तो दो कॉमन लेने के बाद हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4 बराबर 0। 2 का भाग जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 बराबर 0। अब 132 से कम 132 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि घटा देने पे एक आ जाए। तो हम सभी लोग जानते हैं, जिनको नहीं मालूम होगा वो अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हुए इनके टुकड़े निकालेंगे। 12 11 132, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 बराबर 0। पहले दो पदों से आप क्या कॉमन लेंगे, x, और आपका आ गया x प्लस 12। अंतिम दो पदों से आप कॉमन लेंगे माइनस का 11, तो ये हो जाएगा x प्लस 12 बराबर 0। अब इसके बाद आप x प्लस 12 कॉमन लेंगे, x माइनस 11 बचेगा बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगा देंगे, x प्लस 12 बराबर 0, और ये हो जाएगा x बराबर माइनस 12। फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे, x माइनस 11 बराबर 0, और ये हो जाएगा आपका x बराबर 11। तो x के दो मान आ रहे हैं, एक मान आ रहा है माइनस 11 और एक मान आ रहा है 12। एक मान आ रहा है 11 और एक मान आ रहा है माइनस 12। तो ये माइनस 12 वाला मान जो है वो हमारा अमान्य हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप नीचे लिखेंगे, इसलिए पहली संख्या बराबर x बराबर 11 और दूसरी
क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1, 11 प्लस 1 बराबर 12। अब यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, इबारती प्रश्न जब भी दिए गए होते हैं उनके साथ आपको आंसर लिखना जरूरी होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि दो क्रमागत संख्याएं क्रमशः 11 व 12 है। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलेंगे। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस एक्सरसाइज का जो PDF लिंक है वो प्राप्त कर सकते हैं, जहां से आप सारे सवालों को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक ही चरपद माना जा सकता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर है। अब आप चाहें तो वर्गों के क्षेत्रफलों के योगफल से दूसरे वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं, या इनके परिमापों के अंतर से भी आप दूसरे वर्ग की भुजा ज्ञात कर सकते हैं। चलेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे इसलिए पहले वर्ग का परिमाप बराबर, और पहले वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा। तो ये हो जाएगा आपका 4x, और इकाई क्या लगा दिया, मीटर। अब लिखेंगे चूंकि कह रहे हैं कि जो आपका इनके परिमापों का अंतर कितना है आपका 24। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप बराबर, और भैया इन दोनों का परिमाप का अंतर कितना है 24 मीटर। देखिए जरूरी नहीं है कि दूसरे में आप पहले को घटाएं, आप पहले में दूसरे को घटा लेंगे। जो भी माने आप सॉलिड एक बार में दिमाग में वो कल्पना करके चलिएगा। अब ये हो जाएगा दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप है 4x बराबर 24। अब ये हो जाएगा दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 24 प्लस 4x, और इकाई क्या लगा दिया, मीटर। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई सवाल हल करेंगे तो अगर हम इस तरीके की डॉटेड लाइनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमने ऊपर लिख रखा है वही हमारा नीचे भी है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि दूसरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुणे दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 24 प्लस 4x, और इकाई क्या लगा दिया, मीटर। और यहाँ से आ गया दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 24 प्लस 4x बटे 4। तो ये हो जाएगा 6 प्लस x, और इकाई क्या लगा दिया, मीटर। तो अब आपने पहले वर्ग की भुजा और दूसरे वर्ग की भुजा दोनों को ज्ञात कर लिया है। अब क्या कहा जा रहा है, कह रहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। तो आइए यहाँ पर निकालेंगे। इसलिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, अब भुजा क्या है पहले वर्ग की x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और इकाई लगा देंगे आप वर्ग मीटर। फिर आगे चलेंगे, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, यहां पर भी वही फार्मूला लगेगा भुजा स्क्वायर। अब दूसरे वर्ग की भुजा भी आपने क्या निकाली है, ये निकाली है आपने x प्लस 6, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 का होल स्क्वायर। और इकाई लग गई
मीटर स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब है प्रश्न जो कहना चाहता है, प्रश्न कहना चाहता है कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल जब जोड़ा जाता है तो आपका आता है 468। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले वर्ग के क्षेत्रफल में दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल को जोड़िए और आपका आ रहा है 468। अब फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इस आधार पर ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x बराबर 468। अब ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0, और ये बनेगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 432 बराबर 0। दो कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेकर के 0 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 बराबर 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0। अब 216 एकम 216, 216 का ऐसे दो टुकड़े करिए कि घटा देने पे 6 आ जाए, तो 18 12 में 216, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 बराबर 0। पहले दो पदों से आप क्या कॉमन लेंगे x, और ये हो जाएगा x प्लस 18, अंतिम दो पदों से माइनस का 12 कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा x प्लस 18 बराबर 0। पूरे से कॉमन ले लिया, x प्लस 18 बचेगा x माइनस 12 बराबर 0, इम्प्लाई का निशान लगाएंगे, x प्लस 18 बराबर 0, x बराबर माइनस 18, और ये हो जाएगा अमान्य। यह अमान्य क्यों हो गया? क्योंकि किसी भी आकृति की कोई भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसके बाद आप निशान लगाएंगे x माइनस 12 बराबर 0, और यहाँ पर हो गया x बराबर 12, तो x की वैल्यू आ रही है 12। अब आप लोग पहले और दूसरे वर्ग की भुजाएं ज्ञात करेंगे। चलेंगे भाई? इसलिए पहले वर्ग की भुजा बराबर, अब पहले वर्ग की भुजा क्या है हमारी? x मीटर, और x की वैल्यू आ रही है 12 मीटर। फिर इसके बाद दूसरे वर्ग की भुजा, और दूसरे वर्ग की भुजा है x प्लस 6 मीटर, जिसे हम 6 प्लस x लिख करके लाए थे। तो ये हो जाएगा 12 धन 6, और 12 और 6 कितना हो गया? 18, तो आप लिखेंगे 18 मीटर। आप यहाँ पर आंसर लिख देंगे। आंसर में आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः 12 मीटर व 18 मीटर हैं। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को साझा जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले सवाल देखते हैं। एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित के और अंग्रेजी के अंकों का योग 30 है, और गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात कीजिए। अब आप लोग क्या करेंगे? आप गणित और अंग्रेजी में किसी एक विषय के अंक आप अपनी तरफ से मान लेंगे, क्योंकि आप द्विघात समीकरण में केवल एक चर पद को ही मान सकते हैं। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे माना सैफाली द्वारा गणित विषय में x अंक प्राप्त किए गए हैं। अब यहां पर लिखेंगे चूंकि अब आपको बताया गया है कि गणित के अंक और अंग्रेजी के अंकों का योग कितना है? 30। तो यहां पर लिखेंगे गणित के अंक या अंग्रेजी के अंक
प्लस गणित के अंक बराबर 30। आप देखिए अंग्रेजी के अंक बराबर 30 माइनस गणित के अंक 30 माइनस एक्स, तो अंग्रेजी में उसके 30 माइनस एक्स अंक हो गए। कहा जा रहा है कि जब करें गणित में 2 अंक ज़्यादा हो, तो यहाँ पर लिखेंगे जब, भाषा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, भाषा को रटना नहीं है, अपने शब्दों में भाषा को व्यक्त करना है। जब गणित में 2 अंक अधिक मिले, गणित के प्राप्तांक, भैया पहले गणित का प्राप्तांक था x, 2 नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं तो प्राप्तांक हो गया x धन 2। जब अंग्रेजी में करें, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, 3 अंक कम मिले, अंग्रेजी के प्राप्तांक, और भैया अंग्रेजी के प्राप्तांक हो जाएंगे हमारे, पहले अंग्रेजी में अंक मिल रहे थे 30 माइनस एक्स और 3 अंक और घट गए, तो ये हो गया आपका 27 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए भाई आगे। आप क्या कर रहा है, ऐसी स्थिति में अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है, तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार नए प्राप्तांकों का गुणनफल बराबर 210। आइए आगे चलते हैं। देखिए भाई नए प्राप्तांक क्या है, गणित के प्राप्तांक है x धन 2, अंग्रेजी के हैं 27 माइनस एक्स बराबर 210। गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 27x प्लस 27 दूनी 54 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 210। अब ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 25x और 210 में 54 घट गया, तो ये आ गया कितना, ये आ गया प्लस का 156 बराबर 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। अब 156 का एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा होगा तो कितना आएगा 156। 156 का ऐसे 2 टुकड़े करिए कि जोड़ देने पर 25 आ जाए, तो 13 में 156, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 13 माइनस का 12 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 13 बराबर 0। फिर हम पूरे से कितना कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 13 और क्या बचेगा एक्स माइनस 12 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगा दिया, एक्स माइनस 13 बराबर 0, एक्स बराबर 13, फिर इम्प्लाई का निशान लगा देंगे, एक्स माइनस 12 बराबर 0 और एक्स बराबर 12। अब आप देख रहे हैं कि 13 और 12 2 अंक आपके साथ हैं, दोनों हमारे मान्य रहेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, शुरू करते हैं। जब x बराबर 13 गणित के अंक बराबर x बराबर 13 और अंग्रेजी के अंक बराबर 30 माइनस एक्स, 30 माइनस 13 बराबर 17। आप यहाँ पर पहला उत्तर लिखेंगे, हम उत्तर को लिखेंगे नहीं, बोल रहे हैं, आप अपने शब्दों पे लिखेंगे कि गणित के प्राप्तांक 13 व अंग्रेजी के प्राप्तांक 17 हैं। अब हम आगे चलेंगे। जब दूसरी स्थिति है, जब x बराबर 12 गणित के अंक या प्राप्तांक बराबर x
बराबर 12। अंग्रेजी के प्राप्तांक बराबर 30 माइनस एक्स, 30 माइनस 12, और 30 में 12 घट गया तो कितना आया 18। तो आप फिर यहाँ पर एक उत्तर बनेगा। मतलब इस प्रश्न के लिए दो उत्तर की स्थितियां बन रही हैं। एक बार गणित के अंक 13 होंगे तब अंग्रेजी के 17 होंगे, और एक बार जब गणित के 12 अंक होंगे तब अंग्रेजी के 18 अंक होंगे। यहाँ पर जो एक्स के दो मान आ रहे हैं, किसी भी मान को हम डिनाई नहीं कर सकते। उम्मीद है कि हम सवाल समझा ले गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 के दो पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। ठीक है, आइए हम पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को हल करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं पार्ट नंबर 1 की ओर। पार्ट नंबर 1 में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कर्ण 13 सेंटीमीटर का है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इस सेंटेंस से हमको पता चल रहा है कि हमको समकोण त्रिभुज का आधार मानना होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार माना समकोण त्रिभुज का आधार x मीटर है, इसलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। जब इस तरीके की लाइनें लिखी हो तो आप समझ जाइए कि जो चीज़ ऊपर दी गई है वही चीज़ नीचे दी गई है। अब ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार में 7 घटा दीजिए और ब्रैकेट बंद करके लगा दीजिए मीटर, और दिया गया है समकोण त्रिभुज का कर्ण। ये हमें कितना दिया गया है? 13 सेंटीमीटर। देखिए हमसे एक गलती हो रही है, हमने इकाइयाँ मीटर लगा दी है, लेकिन यहाँ पर जो इकाइयाँ दी गई हैं वो सेंटीमीटर में दी गई हैं, तो हमने यहाँ पर सब जगह से शब्द को शामिल कर लिया है। इकाइयों से कोई मतलब नहीं होता। इकाइयाँ और जो डिजिट हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, हमें मतलब होता है सवाल को जो हल करने का प्रोसेस होता है, तरीका होता है, उससे हमको मुख्य मतलब होता है। चलेंगे भाई अगले हिस्से की ओर। ध्यान रखिएगा, जब कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का ब्यौरा किसी न किसी तरीके से दे दिया गया हो, जैसे यहाँ पर आधार, ऊंचाई और कर्ण का ब्यौरा दिया गया है, ऐसी स्थिति में उस सवाल को हल करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय ही त्रिभुज के या समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच में रिलेशनशिप को शो करती है। तो यहां पर लिखेंगे कि चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस की प्रमेय क्या होगी? ये होगी आपकी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना है? 13, 13 का वर्ग बराबर लंब, ऊंचाई को आप लंब मानते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार ये एक्स स्क्वायर। अब देखिए a बराबर x, b बराबर 7, बगल में आप फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस आधार पर ये क्या हो जाएगा? 13 गुणे 13 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 सादुनी 14x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x, और प्लस के 49 में माइनस का 169 घट जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 120। अब बराबर 0, आप पूरे से 2 कॉमन लेकर के उधर भाग दे देंगे तो ये हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 60 कम 60 12 60। चलेंगे भाई, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। पहले दो पदों से x कॉमन लिया, आपका आ गया x माइनस 12 प्लस का 5 कॉमन लिया, आ गया x माइनस 12 बराबर 0। पूरे से कॉमन ले लेंगे x माइनस 12 और आपका बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। इसके बाद इम्प्लाई का निशान लगाएंगे,
इन दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब ये है कि इनमें से वो पद 0 के बराबर होगा जिसमें x आया होगा। अब चूंकि दोनों में x आया हुआ है तो दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे और ये हो जाएगा आपका x माइनस 12 बराबर 0 और x बराबर 12। फिर इंप्लाई का निशान लगा देंगे, x प्लस 5 बराबर 0 और x बराबर -5। तो ये हो जाएगा अमान्य। अमान्य क्यों हो जाएगा? आपको शर्त पता है कि किसी भी गणितीय या आकृति की कोई भी भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब x की एक वैल्यू आ रही है 12, यहां पर लिखेंगे, इसलिए क्या निकालेंगे? सबसे पहले समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार। और देखिए भाई, समकोण त्रिभुज का आधार जो है वो हमने आपको माना था x सेंटीमीटर और x की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर। इसके बाद समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, और आप सभी लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई x माइनस 7 कितनी है? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ये है x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 7, अब 12 में 7 घट गया तो कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर इबारती प्रश्न है, आप इसका उत्तर अपने शब्दों में इबारत में लिखेंगे। मैंने यहाँ पर आंसर कर दिया है, आगे की जगह में आप उत्तर भरेंगे। मेरे शब्दों में यह आंसर कुछ इस तरीके से रह रहा है कि समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर व ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उम्मीद है कि सवाल क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट नंबर 1 मैं आपको समझा लिया हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगर आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते समय कहीं पर कोई टेक्निकल एरर समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि कोई स्टेप सही नहीं बताया गया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट नंबर 2 जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद जो बचे हुए 5 क्वेश्चन है वो हम पार्ट 4 पे लेकर के आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट नंबर 2 करें, एक आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अच्छा, एक चीज और कहना चाहते हैं, इबारती प्रश्न में अगर किसी प्रश्न में चित्र बनाने की आवश्यकता है तो आप अपने इस तरह से चित्र बना दीजिए, और अगर चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए, वो प्रश्न या वो सवाल पूरी तरीके से सही माना जाएगा। तो चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट नंबर 2, आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, मतलब पूरा का पूरा सवाल छोटी भुजा पर डिपेंड करता है। तो यहां पर लिखेंगे, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर है। इकाई लगाने से पहले देख लेंगे कि सवाल में किस इकाई का इस्तेमाल है। x मीटर है, यह आपने कर लिया, आगे चलेंगे। इसलिए आयताकार खेत का विकर्ण, और भैया आयताकार खेत का विकर्ण क्या हो जाएगा? यह आयताकार खेत का विकर्ण हो जाएगा हमारा, ये होता है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा में 60 जोड़ देंगे और लगा दिया मीटर। इसके बाद आयताकार खेत की बड़ी भुजा, 2 भुजाएं होती हैं, एक भुजा कहलाती है लंबाई और एक भुजा कहलाती है चौड़ाई। मोस्टली मैथमेटिक्स में ये माना जाता है कि जो बड़ी भुजा है वो लंबाई कहलाएगी और जो छोटी भुजा है वो चौड़ाई कहलाएगी। तो बड़ी भुजा जो है वो क्या है? कहा जा रहा है कि छोटी भुजा से 30 मीटर ज़्यादा लंबी है। तो छोटी भुजा में 30 हमने जोड़ दिया और इकाई क्या लगा दिया? मीटर। अब देखिए, हमारे पास छोटी भुजा दी गई है, बड़ी भुजा दी गई है और विकर्ण दिया गया है। तो भाई हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक विकर्ण का फार्मूला होता है, उसी फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि आयताकार खेत का विकर्ण आयताकार खेत का विकर्ण बराबर, और ये होता है अंडर रूट लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। और इस सवाल के लिए हम लोग कह सकते हैं अंडर रूट छोटी भुजा का वर्ग धन बड़ी भुजा का वर्ग। भाई देखिए, खेत का विकर्ण कितना है? हमने प्रश्न की शर्तों का पालन करते हुए खेत का विकर्ण निकाला है
x प्लस 60 बराबर अंडर रूट। अब देखिए लंबाई, तो हमने कहा बड़ी भुजा को आप लंबाई मान लीजिए, तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर हटता है तो सामने वर्ग लग जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसके अलावा अगर आप चाहते तो आप फार्मूला लगा सकते थे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने से हमारा अंडर रूट समाप्त हो जाता है। और यहाँ पर अभी फार्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों स्टेप में, और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए भाई आगे चलेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 60 दूनी 120x बराबर, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। अभी क्या बचेगा हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर, 120x उधर जाएगा, तो टोटली सॉल्व होने के बाद हो जाएगा माइनस का 60x, फिर 900 में 3600 घट जाएगा तो माइनस का 2700 बराबर 0। अब 2700 कम 2700 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि घटा देने पे 60 आ जाए, तो भैया 9 3 27 90 और 30, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700। ध्यान रखिएगा पहले दो पदों से कॉमन लेने के बाद जो बचे वही अंतिम दो पदों से कॉमन लेने के बाद बचना चाहिए, और पहला पद नहीं बदलना चाहिए, पहले पद के बाद का चिन्ह नहीं बदलना चाहिए, अंतिम पद नहीं बदलना चाहिए और अंतिम पद के पहले का चिन्ह नहीं बदलना चाहिए। x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 90 प्लस का 30 कॉमन लेंगे, x माइनस 90 बराबर 0। पूरे से कॉमन ले लेंगे x माइनस 90 और बचेगा x प्लस 30 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगा देंगे, x माइनस 90 बराबर 0, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 90, फिर इम्प्लाई का निशान लगा देंगे, x प्लस 30 बराबर 0, x बराबर माइनस 30, और ये ऋणात्मक मान अमान्य हो जाएगा, क्योंकि आयत की कोई भी भुजा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसलिए आयताकार खेत की, ये आपका उत्तर लिखा जा रहा है, आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर बराबर 90 मीटर और आयताकार खेत की बड़ी भुजा, ध्यान रखिएगा भैया आपको पूरी पूरी भाषा का इस्तेमाल करना है, बराबर। अब देखिए भाई बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x प्लस 30 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। आप यहाँ पर आंसर करेंगे और आंसर को अपने शब्दों पर रिप्रेजेंट करेंगे, उन्हीं वाक्यांशों का इस्तेमाल करेंगे जो वाक्यांश सवाल में दिए गए हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे कि आयताकार खेत की छोटी भुजा 90 मीटर और बड़ी भुजा 120 मीटर है। उम्मीद है कि आपके जो हमने आज सवाल बताए हैं वो समझ में आ रहे होंगे। अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को साझा करें, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितने ज़्यादा व्यू होंगे, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, हमारा उत्साह वर्धन भी उतना ज़्यादा होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं आपका दोस्त और होस्ट छोटा खान सर।